हेलो प्यारे नन्हे मुन्ने प्यारे भाइयों बहनों, आपके लिए ले आया हूँ कक्षा 7वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 हिंदी का पूरा रियल पेपर। पूर्णांक आप यहाँ पे देख सकते हो 60 है। यहाँ पे यह कोड दिया गया है, यही कोड आप लिए मायने रखता है। यहाँ पे देख सकते हो 2025 हिंदी 10, 70, 24, मतलब यहाँ पे आपको बिल्कुल रियल पेपर दिया जा रहा है 2.5 घंटे का। आपको अपनी तरफ से भी तैयारी रखनी है, इसे सिर्फ IMP इम्पोर्टेंट समझकर ही पढ़ें, क्योंकि आपकी तैयारी भी महत्वपूर्ण रखती है। ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा है। चलिए, आप यहाँ से देख सकते हैं जो पहले प्रश्न दिए गए हैं वह है बहुविकल्पी हैं, तो आप बहुविकल्पी प्रश्नों पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो पहला प्रश्न जो है, फूले कदम कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है? अंबर को या कंदों को, कदम्ब को या बादल को? तो आपको उत्तर में कदम्ब लगा लेना है। ठीक है, कदम्ब आपको यहाँ पे लगा लेना। उसके बाद प्रश्न जो है, दीपू से सभी क्या करते थे? दीपू से सभी क्या करते थे? ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, लड़ाई। ये सब बुरी बातें हैं, तो आपको किसी से नहीं करनी, बैर किसी से नहीं रखना, आपको सभी से मित्रता प्रेम भाव रखना है। तो यहाँ पे आप ईर्ष्या इसका आंसर लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 3 है, जो आज रविवार का दिन है, वाक्य में रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे आपको दिनकर, दिवाकर या दिवस, दिन, इसका आपको उत्तर दिवस लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद उत्थान का विलोम क्या होता है? पतन होता है, गिरना होता है, चोटी या ठहरना होता है, या आपको इसका आंसर आपको क्या लगाना है? इसका आपका दिवस हो गया, इसका आपका पतन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, रही भावना ऐसी मेरी, रिक्त स्थान व्यवहार करूं, सरल हो जाएगा कि गरल हो जाएगा? आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आंसर आपको सरल लगाना है, ना कि गरल। गरल नहीं होगा इसका, सघन नहीं होगा और मगन नहीं होगा, आपको इसका उत्तर सरल लगाना। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। तो प्रश्न 6 से लेकर 10 तक के आपके रिक्त स्थान रहेंगे। तो यहाँ पे कॉलम में आपको यहाँ पे बॉक्स बना, उसमें जो वाक्य लिखे हैं, शब्द लिखे हैं, आपको इन रिक्त स्थानों भरना। तो पहला प्रश्न 6 है, तो धिन धिन धा धा नहीं धिन धिन धा धमक धमक पंक्ति में रिक्त स्थान अलंकार है, तो आपको इनमें से देख के लिखना है कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार आ जाएगा। ठीक है, तो अष्टांग योग का चौथा अंग रिक्त स्थान होता है। अष्टांग योग का चौथा अंग क्या होता है? इसमें से आपको प्राणायाम लिख लेना है। ठीक है, प्राणायाम। उसके बाद दया करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? दया करने वाले व्यक्ति को दयालु, इसमें से आपको लिख लेना। ठीक है, उसके बाद पंख बना रिक्त स्थान में 1 बजे, क्या लिखना है इसमें? फिर इसका आंसर आएगा हरिचंदन। हरिचंदन आपको लिखना है। भारत एक खोज रिक्त स्थान द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। आप यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक अंक निर्धारित किए गए हैं, तो अंक को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न 1 से 11 से लेकर 16 तक दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए 2-2 नंबर दिए गए हैं, तो पूरे नंबर आपको मिले, इसलिए आपको वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न पहले अपन पढ़ लेते हैं, फिर उनके बाद में उत्तर देखते हैं। तो पहला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, शाम के समय गंगा नदी कैसे दिखाई देती थी? 12वां है, दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए? दादी घड़ी अपनी कहानी अनुसार असली अलार्म कहाँ होता है? और गणगौर मध्य प्रदेश को किस क्षेत्र के लोक नृत्य है? योग को अति सूक्ष्म साधन कौन कौन से हैं? तो इनके उत्तर देख लेते हैं यहाँ पे जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रश्न 11 है, शाम के समय नदी कैसे दिखाई देती है? तो शाम के समय गंगा नदी शांत और गंभीर दिखाई देती है, जिसमें सूर्य की डूबती हुई किरणें और आकाश की रंग प्रतिबिंब होता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न जो 12 है, दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार दया, करुणा और सहानुभूति से भरा होना चाहिए। हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, जो आपसे हो सके या हमसे हो सके। ठीक है, प्रश्न 13 है, दादी की घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म कहाँ होता है? दादी की घड़ी के अनुसार हमारा असली अलार्म व्यक्ति के मन या हृदय में होता है, जो उसे सही समय पर सही काम करने के लिए प्रेरित करता है। उसके पश्चात प्रश्न 14वां जो यहाँ पे, गणगौर मध्य प्रदेश किस क्षेत्र के लिए लोक नृत्य है? तो गणगौर मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 15 है, योग के अति सूक्ष्म साधन कौन कौन से हैं? तो योग के अति सूक्ष्म साधन धारणा, ध्यान और समाधि है, जिन्हें सामूहिक रूप से संयम भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 16वां देखते हैं। 16 प्रश्न यहाँ पे है एक, तो 16 प्रश्न निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखना है। जल के तत्सम, पुष्प के और पर्वत के। तो यहाँ पे देखते हैं तीनों के। तो
निम्नलिखित शब्दों के यहाँ पे तत्सम दिए गए हैं, तद्भव दिए गए हैं, जो भी है। तो जल के तद्भव हैं, जल का है, जल का आपको तत्सम रूप लिखना है तो जल का तत्सम हो जाएगा, जल ही होगा। दूसरे का है फूल का तद्भव है, नहीं, जल जो है तद्भव है, जल उसका तत्सम है, फूल उसका तद्भव है, नहीं नहीं एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे आपको क्या लिखने, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम लिखने हैं। तो यहाँ पे इस साइड आपके तत्सम दिए गए हैं, ठीक है, दोनों तीनों के तत्सम दिए गए हैं। तो इनके तत्सम आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह तद्भव है, यह भी तद्भव है फूल, और इसके बाद पहाड़ भी तद्भव, तो इनके आपको तत्सम लिखे हुए हैं, तो आपको इनको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 17 से लेके 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनके लिए प्रत्येक के लिए 3-3 नंबर निर्धारित किए गए हैं। तो 3 नंबर पाने के लिए पूरा आपको इनके उत्तर भी बताऊंगा, तो बने रहे वीडियो पे क्लास तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं 17वां प्रश्न, 18, 19, 20, 21, 22, आप यहाँ पे पूरे प्रश्न देख लीजिए। तो प्रश्नों के यहाँ पे उत्तर दिखाऊंगा मैं। नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की क्या इच्छा व्यक्त क्यों की है? और 18 मेघ भरी कविता में कवि ने किन किन बातों का उल्लेख किया है? सज्जनता की पहचान किसे कहते हैं? मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, इस पंक्ति का भावार्थ क्या है? नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की है? ये दोनों प्रश्न सेम ही है, तो दोनों का आंसर भी सेम ही होगा, ठीक है। 21वां और 17वां प्रश्न दोनों एक से रहेंगे उत्तर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पढ़ते समय दीपू को कौन कौन सी परेशान करता था और कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं जो प्रश्न 17वां है उसका उत्तर आपको अंग बन जाए तक लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 18वां प्रश्न जो है उसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है, तो उसका उत्तर भी आपको पूरा यहाँ पे देख सकते हो, पूरा उत्तर इसको आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप इनका उत्तर देख लीजिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 19 का उत्तर मुझे नहीं मिल पाया मित्रों, तो आप 19 को आप स्वयं कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैत्री भाव वाले का उत्तर यहाँ पे आप देख सकते हैं, इतना लिख लेना, ठीक है। यहाँ से आपको उत्तर है इस पंक्ति का भावार्थ तक दर्शाती है तक आपको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 21वां प्रश्न का उत्तर, मैंने बोला था 17वां प्रश्न और 21वें प्रश्न का उत्तर दोनों सेम होंगे, तो दोनों आपको उत्तर समान लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं प्रश्न 22, पढ़ते समय दीपू को कौन कौन परेशान करता था और कैसे? तो उत्तर, दीपू को पढ़ते समय मुख्य रूप से मक्खियां और मच्छर परेशान करते थे, वे उसके आसपास भिनभिनाते थे, उसे काटते थे, जिससे उसका ध्यान पढ़ाई से हट जाता और वह ठीक से पढ़ नहीं पाता। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं प्रश्न यहाँ पे जो है यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं दीर्घ उत्तरीय 23 से लेके 26 तक के, तो प्रत्येक के लिए 75 से लेके 100 शब्द का यूज करना है। तो यहाँ प्रत्येक के लिए 5-5 नंबर दिए गए हैं, तो इनके उत्तर भी देख लेते हैं। पहले प्रश्न जो है यहाँ पे प्रश्न देखें, प्रश्न है किसी एक महापुरुष के ऊपर 10 वाक्य लिखने हैं, मेरी कविता का मुख्य भाव क्या है, दीपू की घड़ी कहानी के पात्रों के बारे में लिखना है, अपने अध्यापक को 3 दिवस की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है। तो यहाँ पे इनके अब उत्तर देखते हैं, ठीक है। इनके उत्तर देखते हैं। जो पहला है क्वेश्चन 23, प्रश्न 23 है, उनका उत्तर दिया गया महात्मा गांधी के बारे में, यहाँ पे 10 वाक्य लिखे हैं, इनको पढ़ लेना, याद कर लेना। उसके बाद ये आप किसी का भी लिख सकते हो, महात्मा गांधी का लिख दिया उसने। मेरी कविता का मुख्य भाव क्या है, अपने शब्दों में व्यक्त करना, तो यहाँ पे अपने शब्दों में व्यक्त किया गया है, तो आप इनको कर लो। चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो मित्रों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। दीपू की घड़ी कहानी के पात्रों के बारे में अपने शब्दों में लिखना है, तो आपको पहला पात्र दीपू और दीपू की दादी, 2 पात्र यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 26 जो लास्ट प्रश्न है, तो इसको भी आप देखिए, यहाँ पे आपको इस फॉर्मेट आपको इसका आंसर लिखना है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, यहाँ पे विद्यालय का नाम और विद्यालय का पता या शहर। विषय में आपको 3 दिवस की अवकाश हेतु आवेदन पत्र, यहाँ पे महोदय जी के बाद आपको यहाँ से आप देख सकते हो पूरा आपको यहाँ पे उत्तर लिखना है। और इसके बाद महानुभव आपको लिख देना है, महानुभव या महोदय जी। फिर समूह अपनु बंतु जाती होगी तो आपको ये धन्यवाद, ऐसा ही आपको पूरा फॉर्मेट लिखना है जिस प्रकार इसमें लिखा है, उससे एक भी बिल्कुल अलग नहीं लिखना, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन, अब इतने ही प्रश्न है 23 26, और आपको सरप्राइज यह है कि मित्रों आपको इसकी पीडीएफ के लिए आपको इसकी पीडीएफ पाने के लिए आपको इस 87 20 88 5708
इस नंबर पे आपको सिर्फ मैसेज हाय भेजना है, या जो भी है पीडीएफ दे दूँ सर, ऐसा कुछ भेजना है। कमेंट में बता, नंबर पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आपको वहाँ पे उस पर आपको नंबर पे हाय भेजना है, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और मैं उस पीडीएफ सिर्फ उसी को देंगे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा, वीडियो को लाइक करके रखा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।